हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपके लिए लेबर लॉज की क्लास लेकर आऊँगा, तो ये रही आपकी पहली क्लास। इससे पहले जो एक क्लास हुई थी हमारी, उसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर आई मीन 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, उसमें कितने क्वेश्चंस पर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, उन क्वेश्चंस के बारे में, और उससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसी में मैंने बोला था कि मैं आपके लेबर लॉज की क्लास लेकर आऊँगा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि कंप्लीट लेबर लॉज। तो लेबर लॉज बहुत सारे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सारे के सारे पढ़ने हैं। आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के बारे में, जो आया था 1936। अब आपके इसी के हिसाब से आप जान लो कि यार ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से डाली होंगी। हालांकि हुआ क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि भैया जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है 1936, इन्हें अमेंड कर दिया गया है। अमेंड कर दिया गया, तो न्यू लॉज लेकर आए हम, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019। तो ये हमारे न्यू लॉज है। अब कंफ्यूजन क्या है कि ये जो पुराने लॉज है ये तो हमारे इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी, पहले से ही चले आ रहे हैं। बट ये जो नए लॉ है, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019, ये अभी आ तो गए हैं, बट इंप्लीमेंट नहीं हुए भैया, इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चंस आने की संभावना यहां से है ओल्ड वाले से। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं नए वालों में भी, मैक्सिमम चीजें पुरानी ही है। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 है, इसके अंदर चार लॉज को इंक्लूड किया गया है इन्होंने। जो पुराने चार लॉज है, एक तो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ठीक है, एक है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ओके, इसके बाद है बोनस एक्ट, जो बोनस आपको दिया जाता है 1956, ओके, इसके बाद है इक्वल रिमुनरेशन एक्ट, जो समान वेतन है, समान पोस्ट के लिए समान वेतन, ओके, 1976। जैसे आपने देखा होगा कि यार एक पोस्ट है सेम पोस्ट, ठीक है, दो है वो सेम पोस्ट, उस पर एक पर लेडीज बैठी है और एक पर जेंट्स मेल बैठा हुआ है, तो मेल को ज्यादा सैलरी दे रहे हो उसी पोस्ट पर, ठीक है, और फीमेल को कम सैलरी दे रहे हो, तो उसके लिए आया था इक्वल रिमुनरेशन एक्ट 1976। तो ये जो चार लॉज है, इनको इंक्लूड करके एक कोड बना दिया, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019। ओके, समझ गए ना आप? तो इन्हीं में से हम लोग पहले इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसका एक जो नया है जिसमें इसको ऐड किया गया है उसके बारे में बता दूंगा, और क्या क्या चीजें नई जोड़ी है वो बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। ये बैकग्राउंड आया कैसे, कहाँ से आया है, कैसे है, ओके, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ये इनेक्ट हुआ था 1936 में। क्यों लेकर आए थे इस चीज को? सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि जो वेजेज है उसके सर्टेन क्लासेज ऑफ वर्कर्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पेमेंट क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से देनी है। ओके, लाइक अनऑथराइज्ड डिडक्शन। आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो क्या करते हैं कि फाइन मांगते हैं आपसे, डिडक्शन लेते हैं कि नहीं हमें उस चीज के लिए रुपए चाहिए, तब एक आदमी बोलता है मूवी में कि मैं, ये मेरी कमाई है, मैं तुम्हें क्यों दूं, ठीक है। तो प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शन, जो कई बार कंपनी के लोग काट लेते हैं, ठीक है, होगा छोटी सी गलती हुई होगी उसके लिए, आपकी पता चले 50% सैलरी काट ली, कि आपने छोटी सी गलती की है उसके लिए। तो उस चीज को रोकने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लेकर आए थे। सीधा सा मतलब है भुगतान, ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि रिप्लेस पार्शियली बाय कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019, ठीक है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया। अब मेन चीज है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, भाई इसे लेकर क्यों आया गया था, वही सारी चीजें हैं यार, क्यों लेकर आया था, विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन, उसको रोकने के लिए, टाइमली पेमेंट, टाइम पर पेमेंट करने के लिए। क्योंकि कई बार आपने कंपनीज में देखा होगा, जो देखो इस एक्ट के अंदर एक आपको डेट भी दी हुई है कि आपको जो आपकी एक महीने की सैलरी है नेक्स्ट मंथ में किस डेट तक आपको मिल जानी चाहिए। बट बहुत बार आपने देखा होगा कि यार सैलरी आने में देर हो जाती है, सैलरी नहीं दे रहे हैं, 2 महीने हो गए, तो उसको रोकने के लिए, ताकि आपको टाइमली पेमेंट दी जा सके, ओके, वर्कर्स को। टू प्रोवाइड लीगल रिसोर्सेज इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिले। आपको लीगल मतलब आप, हो सकता आप कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हो, आपके जुरिडिक्शंस के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, वहां पर इंस्पेक्टर्स वगैरह जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, आपने देखा वो कि यूपीएससी एक फॉर्म निकालती है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ओके, तो उस तरीके से आप वहां पर जा सकते हो, उनसे शिकायत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टू डिफाइन एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइक
जैसे मान चलो मेरी कंपनी है कोई, ठीक है, मैं अगर अपने लिए वर्कर्स हायर कर रहा हूँ तो मेरी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसको बताता है। ओके, डिफाइन करता है उनके पेमेंट को लेकर, वेजेस को लेकर। देखो आपने दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर, कहीं पर वेज पेमेंट आ रही है, ठीक है, वेज आ रही है, तो ये कुछ अलग चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के बारे में जानते हैं कि ये मीनिंग्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हाँ, जहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाउट क्लियर करूंगा। देखो वेज क्या होता है, देखो एम्प्लॉय जो होता है वो आपको पता होगी और एम्प्लॉयर पता होगी। एम्प्लॉय जो पर्सन आपकी कंपनी में एक काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, क्योंकि अब सारे ही डेस्क जॉब करेंगे तो फिर भाई साफ सफाई, ठीक है, पानी का काम, वो सारी चीजें कौन करेगा, ठीक है। कुछ अनपढ़ भी तो हैं, उनको भी तो लाइक उनको भी तो जॉब चाहिए, तो वो भी तो लगेंगे। तो जो भी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो या क्लरिकल में हो या फिर मैनुअल वर्कर हो, तो वो क्या है, एम्प्लॉय है कंपनी का। एम्प्लॉयर है जो लाइक फैक्ट्री का ओनर हो गया, मैनेजर, ठीक है, जो आपकी सैलरी देते हैं वो एम्प्लॉयर हो गया। इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सबसे बड़ी चीज आती है आपकी वेज। वेज क्या है? देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है वेज और एक होता है आपकी सैलरी। ओके, देखो वेज, वेज में आपको ऑल रिम्यूनरेशन मॉनेटरी इंक्लूडिंग अलाउंस बट एक्सक्लूडिंग बोनस, पीएफ और ग्रेच्युटी। देखो वेज के अंदर दो चीजें होती हैं, तीन चीजें। देखो वेज में आपका काउंट किया जाता है बेसिक सैलरी आपकी कितनी है। जैसे आपने देखा होगा कि यार किसी इंसान की बेसिक सैलरी तो है उसकी 14,000, बट उसे मिल रहे हैं यार ये 22,000। ये क्या फंडा है भैया? ये चीज क्या होगी? अब देखो, इसमें बेसिक सैलरी इंक्लूड करते हैं, प्लस डियरनेस अलाउंस होता है, प्लस इसमें क्या होता है, आरएबी होता है, ठीक है। ओके, तो डीएनएस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस और बेसिक सैलरी, ये तीन चीजें आपके वेजेस में काउंट होती हैं। तो इन तीनों को मिलाकर तो आपका बनता है ये, ठीक है। इसी के अंदर भी कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, डीएनएस अलाउंस हो गया, ये रिकरिंग अकाउंट अमाउंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सैलरी जो होती है, सैलरी में ये तीन चीजें तो होती ही होती हैं। इसमें आपको हो सकता है कि आप यार कहीं बाहर जॉब कर रहे हो या फिर जैसे भी, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ओके, आपका ट्रेवल अमाउंट हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जाती हैं, आपका बोनस हो गया, तो वो सब काउंट किया जाता है सैलरी के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी अलग है और आपका जो वेज है वो अलग है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है कि वेजेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। आया भी हुआ है लास्ट ईयर, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वेजेस के अंदर आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक पे जो होता है, डीएनएस अलाउंस और रिकलिंग अलाउंस, ओके, रिटर्निंग अलाउंस से बोलते हैं, ठीक है भैया। तो ये आप वेजेज समझ गए क्या है। और उसमें ये सारी चीजें, हाउस रेंट और अकोमोडेशन, ट्रेवल अमाउंट, ये सारी चीजें जोड़ जाड़ के तब उसकी 22,000 सैलरी, बाकी उसकी ये थी। अब इसी चीज के अंदर जो लेटेस्ट जो कोड ऑन वेजेज एक्ट है 2019, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम पुराने, क्योंकि फिर खिचड़ी हो जाएगी खामखा, फिर क्लियर नहीं हो पाएगा ये क्या है वो क्या है ये क्या है। इससे अच्छा पहले आप पुराने वालों को फोकस करो, उसके बाद मैं नया, और उसके बाद एक कंपेरिजन कि ये चीज इसमें चेंज हुई है, ये चीज सेम टू सेम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये आपको आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई वेजेस में और सैलरी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात की जाती है यार एप्लीकेबिलिटी क्या है, मींस यार ये जो लाइक हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की 1936, ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है। ओके, यार ऐसा तो है नहीं कि एक मान के चलो एक फैक्ट्री है ये और इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं, और चलो यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एप्लीकेबल होगा, तो नहीं भैया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कहीं पर एप्लीकेबल होता है। अब देखो, अप्लाइज टू फैक्ट्रीज में होगा, रेलवे, इंडस्ट्रीज, अदर एस्टेब्लिशमेंट एज नोटिफाइड गवर्नमेंट। देखो, अगर मान चलो ये जो छोटा सा मैंने कारखाना खोला हुआ है, ठीक है, वो लाइक फैक्ट्री में रिकॉग्नाइज नहीं है कि वो फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा,
कम लेबर है, 2-4 बंदे ही काम कर रहे हैं, 5-7 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो उसे गवर्नमेंट नोटिफाइड तो किया नहीं, तो वहां पर जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर सपोज करो इसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि नहीं भैया यहाँ ये हमने नोटिफाई कर दिया है, तो वहां पर क्या होगा, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 एप्लीकेबल होगा। ओके, यही चीज जो नए कानून नई संहिताएं जो आई है कोड ऑन वेजेज एक्ट, उसमें बोल दिया है कि भैया सभी पर, ऑल टाइप्स, सब पर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये पुराने एक्ट में क्या था कि नोटिफाई बाई गवर्नमेंट, बट अब जितनी भी सभी चीजों पर अप्लाई होगा, चाहे वो आपका छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे कोई भी हो। वेज की लिमिट क्या है, आप सोचो, देखो यहाँ पर वेज की बात की जा रही है कि आपकी जो कंपनी है, मान चलो मेरी कंपनी है, वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर नोटिफाइड है। ओके, तो उसमें जो वेज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैं मैं किसी को कितनी सैलरी दूं, और जहां जो लाइक उसमें कितने सैलरी पर ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर कवर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो इनिशियल पहले थी, इनिशियल 1,000 से स्टार्ट होके रिवाइज कर दी गई है ये 24,000 पर मंथ। सोचो वेज वेज के अंदर मैंने फिर आपको बोला था क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर 24,000 रुपये कमा रहा है पर मंथ को, तो वो क्या है, वो जो वर्कर है, ठीक है, वो क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर काउंट होगा। समझ गए, ओनली दोज अर्निंग लेस देन 24,000 मंथ आर कवर्ड। ठीक है, 24,000 तक या फिर 24,000 से कम, ओके, तो वो इसमें कवर्ड होंगे। लाइक जो भी इस एक्ट के अंदर जो भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं वर्कर्स को, ठीक है, तो वो सब उस बंदे को मिलेंगी। ओके, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, क्योंकि लेटेस्ट में तो बोल ही दिया भाई, आप कहीं भी काम कर रहे हो तो सभी जितने भी टाइप के फैक्ट्रीज हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे किसी भी तरह का जहाँ पर आप अपने वर्कर्स को लगाया हुआ है, तो वो सारी चीज इसमें कवर है। लेटेस्ट में तो ये बोल ही दिया। बट सैलरी मान चलो मैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोई, ठीक है, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे वो 30,000 सैलरी दे रहे हैं, तो मैं उसके अंदर कवर नहीं हूँ। ओके, अब मान के चलो मेरी सैलरी 20,000 है, तो मुझे बहुत सारी चीजों में छूट मिलेगी। ओके, मैं आगे आपको बोनस वाली चीजें बताऊंगा, मैं आपको आपको मिनिमम सैलरी कितनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो ये यहाँ पर देख के कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना भैया। ठीक है, तो मैं इसमें कवर रहूंगा। तो अगर मेरे अधिकारों का कंपनी के अंदर हनन होता है, मुझे टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है, मुझसे एक्स्ट्रा घंटे काम कराए जाते हैं, मुझसे फाइन बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, मेरी सैलरी में से डिडक्शंस बहुत ज्यादा है, तो मैं उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकता हूँ भैया। मैं लेबर कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से बोल सकता हूँ, ठीक है, जो मेरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। ठीक है, तो उनसे मैं शिकायत कर सकता हूँ। समझ गए, अगर मेरी 24,000 पर मंथ से सैलरी कम है या फिर 24,000 है, ठीक है, ऑलरेडी वेज लिमिट दी हुई है, और ये जो वेज लिमिट है ना भैया, इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो, मैं आपको पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेज लिमिट क्या है, 24,000 पर मंथ है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी देख ली। अब बात आती है यार जो पेमेंट है, जैसे बहुत बार मैंने आपको बोला था कि यार टाइम पर पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार अभी सैलरी नहीं आई है, सैलरी डिले हो गई है, सैलरी भी आएगी, इस डेट को आ जाती है मेरी सैलरी, आज पता नहीं कैसे नहीं आई है, शायद कोई बैंक सर्वर डाउन चल रहा होगा, तो इस तरह की चीजें। तो टाइम फॉर पेमेंट, आप देखो मंथली जो पेमेंट है, अगर आपकी कंपनी में 1,000 वर्कर से कम है, तो विद इन 7 डेज ऑफ वेज पीरियड एंड, जो जैसे देखो ये मंथ है, ये मंथ चल रहा है आपका अगस्त, तो इस पूरे मंथ आपने काम किया, तो आपकी जो सैलरी अगस्त मंथ की वो सितंबर में 7 तारीख तक आ जाएगी, विद इन 7 डेज। ओके, विद इन 7 डेज, तो मैक्सिमम 7 तारीख तक आपको आ जानी चाहिए सैलरी जो अगस्त महीने की है। ओके, अगर आपकी कंपनी में लेस देन 1,000 वर्कर है, अगर मान चलो आपकी कंपनी में 1,000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें 1,000 से ज्यादा वर्कर हैं, एक 1,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी आएगी विद इन 10 डेज ऑफ वेज पीरियड, तो उसकी होगी ये 10 सितंबर तक। समझ गए, इस डेट से क्वेश्चन आया हुआ है भैया कि 7 डेज या 10 डेज है। मैं आपको जब पीवाईक्यू करवाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या है।
कल हम लोग जो भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पहले एक बार इन चारों कानूनों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद चारों कानूनों से जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पूछे गए हैं फिर हम उसकी एक वीडियो ले आएंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, ये बेस्ट है, क्योंकि एक एक कानून पढ़ेंगे फिर उसके बाद काफी मतलब पीछे हो जाएगा फिर सिलेबस का। तो 10 डेज। उसके बाद है अपन टर्मिनेशन। अगर मान चलो टर्मिनेट कर दिया है किसी वर्कर को, तो भाई उसका जो वेज है वो मस्ट बी पेड विद इन 2 वर्किंग डे। 2 दिन के अंदर अंदर उसकी सैलरी जो है जितनी बढ़ रही है, मान चलो ये अगस्त का महीना है, उन्होंने 10 दिन काम किया और उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दिया, तो इस 10 दिन की सैलरी जो भी बनी, मान चलो 5,000 सैलरी बनी या फिर 6,000 बनी, वो भी आपके 2 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगी, तो आपको मिल जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर। ओके, तो अपॉन टर्मिनेशन 2 वर्किंग डेज। लेस देन 1,000 वर्कर है तो 7 डेज, और मोर देन 1,000 वर्कर है विद इन 10 डेज। समझ गए? इससे पहले हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में? इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं वेज लिमिट की। 24,000 से कम सैलरी अगर आप ले रहे हो तो आप इसके अंदर काउंट होते हो, ठीक है। और पुराने लॉज के अंदर अगर वो बोलेगा कि पुराने लॉज के अकॉर्डिंग किस किस के ऊपर ये अप्लाई है, तो नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट। समझ गए? मैंने वेजेज के बारे में बताया, वेजेज में आपकी क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, रिटर्निंग अलाउंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेशन का देख लिया, मंथली पेमेंट देख लिया। अब बात आती है कि आपकी जो डिडक्शंस, मैंने आपको बोला था कि यार आपकी सैलरी में से बहुत सारी चीज़ें वो काट लेते हैं, कभी आपके ऊपर फाइन लगा दिया, कभी आपकी सैलरी में से हम तो भाई 50% डिडक्ट करेंगे, हम 25% डिडक्ट करेंगे, हम 30% डिडक्ट करेंगे। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपके ऊपर बीती भी होगी अगर आप में से कोई कंपनी में काम कर रहा होगा तो। चलिए, परमिसिबल डिडक्शंस क्या हो सकती है? देखो यार, डिडक्शंस का सीधा सा मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कंपनी से लोन लिया, ठीक है, लेते हैं ना बहुत बार लोन, या फिर आप बिना बताए एबसेंट हो गए, ठीक है, ये चीजें कर दी, या फिर आपने कोई आपसे कोई कंपनी में कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई मशीनरी वगैरह को नुकसान पहुंचा दिया है, आपने लोन लिया है। ओके, तो उसके अंदर क्या है कि यार 50% ऑफ वेजेज जो उसकी जनरल लिमिट है, मान चलो आपकी 20,000 सैलरी है ना, तो आपने अगर लोन लिया है तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% तक है। तो 20,000 50%, 10,000 रुपए तक ही आपके पर मंथ कटेंगे, उससे ज्यादा नहीं काट सकती कंपनी। मान के चलो मैंने 5 लाख का लोन लिया एक कंपनी से, ठीक है, तो अगर मैं उसे पे करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा 5 लाख में काम हो गया, मैंने जो लोन लिया था मैं उसे, ठीक है, चुकाना चाह रहा हूँ, या तो आप एक साथ पेमेंट कर सकते हो भाई आपके पास पैसा हो तो। अगर ये चाहते हो नहीं मेरी सैलरी में से कटे, तो आपकी जो सैलरी जो 20,000 है, तो इसका 50% मीन्स 10,000 ही पर मंथ कटेंगे, उससे ज्यादा काट नहीं सकती कंपनी। कि बहुत बार ऐसा हो जाए कि कंपनी बोलने लगे नहीं यार इस बार एक काम करते हैं, पिछली बार हमने आपके 10,000 रुपये काटे थे, इस बार हम आपके 15,000 रुपये काट लेंगे। तो नहीं भैया, वो नहीं होगा, हाईएस्ट 50%, उससे कम भी काट सकती है। क्योंकि मेन चीज क्यों डाली गई है ये, ताकि आपकी भी तो कुछ खर्चे हैं भाई, खर्चा पानी है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, जो भी है, ठीक है, तो उसके ध्यान में रखकर ये बोला गया है कि भाई 50% तक। अगर मान चलो आप किसी कोऑपरेटिव्स में काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, सहकारी जो सोसाइटी है, वहां पर काम करो तो आपकी काटी आ सकती है 75% तक। तो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है 50%, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ठीक है, तो याद रखना है ये 50% जनरल लिमिट 50% की है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वहां पर 75% तक की आपकी लिमिट है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर कुछ फाइन्स लगाते हैं, जैसे आप लेट आ गए, ठीक है, आपने कहीं पर किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, किसी वर्कर के साथ, किसी ऑफिसर के साथ, ठीक है, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो कितना लगा सकते हैं आप फाइन भाई? तो मस्ट बी ऑथराइज बाई गवर्नमेंट। मैक्सिमम फाइन जो है वो नॉट मोर देन 3% ऑफ वेजेज, जो आपका जो वेज मिल रहा है, वेज, मान चलो वेज है आपकी 15,000, तो इसका मैक्सिमम 3% ही लगा सकते हो आप, ठीक है। कितना बताइए जी? 450 रुपये मैक्सिमम इतना है, इस मैक्सिमम है ये भाई। इससे कम आप 1.5%, 2%, 2.5% कितना भी लगाओ, बट 3% से ज्यादा नहीं लगेगा। आप बहुत बार देखो, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने बहुत बार लाइक अपने यूट्यूब पर जो ये जो बड़ी बड़ी एजुकेशन वाली कंपनियां हैं, ठीक है,
तो यूट्यूब पर ये अपनी वीडियो डलवाती हैं भाई यूट्यूबर्स से। तो कई बार क्या होता है कि यूट्यूब जो टीचर जो होते हैं वो मिसकंडक्ट वगैरह कुछ डायलॉग मार दिया या फिर किसी कुछ कर दिया, जैसे कंपनी को लगा कि नहीं यार इस टीचर ने गलत किया है तो उसके ऊपर फाइन लगाओ। तो बहुत बार आपने देखा किसी के ऊपर 30%, किसी को 45%, किसी के ऊपर कितना परसेंट फाइन लगता है। तो भाई उनको समझने की जरूरत है ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर कि आप 3% से ज्यादा फाइन नहीं लगा सकते हैं। ओके, आपकी जो वेजेज है जो, ठीक है। अब देखो वेजेस आपको लग रहा होगा कि सर उनकी तो, भाई उनकी सैलरी तो किसी की 60,000 है, किसी की 70,000, किसी को उतना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ उनकी बेसिक पे ना, वो कंपनी बहुत चालाक है भाई। जो बेसिक पे है ना वो भाई साहब कम ही रखती है। बाकी जितनी भी सैलरी बढ़ा के वो देते हैं ना, वो पता है कितनी बढ़ा के देते हैं? वो आपकी सैलरी जो अलग सी चीजें हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस आपका बहुत ज्यादा कर दिया, ट्रेवल अलाउंस बढ़ा दिया, आपको बोनस दे दिया, आपको ये चीजें दे दी, ठीक है, अलग अलग चीजें ऐड करके तब आपकी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ाई जाती है। वो बेसिक पे इतना नहीं होता जितना उनको सैलरी मिलती है, समझ गए? तो वो कम ही होता है बेसिक पे। बट लेटेस्ट में भी उसमें लाइक चेंज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज किया है। ओके, तो वर्कर्स मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। वर्कर्स को भाई एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुमने फाइन लगा दिया और चलो फाइन भरो, नहीं भैया। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा कि सर ये मेरी गलती नहीं है, ये मतलब मुझसे गलती से हो गया है, या फिर मुझे नहीं पता था, जो भी चीजें हैं जो भी आप बोलोगे वो चीज। फाइन मस्ट बी रिकवर्ड विद इन 60 days ऑफ द ऑफेंस। ये चीज है भैया। अगर आपके ऊपर मान के चलो ये 450 रुपये लगे हैं, तो ये 450 रुपये आपसे 60 दिन के अंदर अंदर ले लिए जाएंगे। टाइम लिमिट है, ये भी आपको याद रखना है भैया। ये जो फाइन लगा हुआ है वो रिकवर्ड होगा 60 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपने ऑफेंस किया है उसी दिन आपके ऊपर फाइन लगा, और जिस दिन फाइन लगा उससे 60 दिन के भीतर भीतर आपसे वो वसूल कर ले जाएंगे। ओके, चलिए फिर। परमिसिबल डिडक्शन हो गया, कितना डिडक्शन कर सकते हैं? 50% जनरल है और 75% अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। फाइन आपके ऊपर मैक्सिमम 3% है, और 60 दिन के अंदर वो आपसे वसूला जाएगा। आगे बात करते हैं कि यार चलो बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि यार नहीं पता होता है, तो क्या मेरे अधिकारों की रक्षा के लिए मैं अगर कंपनी में वर्कर हूं, तो क्या मेरे साथ ये अन्याय होता ही रहेगा? कभी पता चले मेरी 10% काट ली, कभी कितना काट लिया, कभी कितना काट लिया मेरे ऊपर, कभी इतना फाइन है, कभी इतना डिडक्शन कर रहे हैं। तो क्या मेरे अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहेगा? क्या क्या मेरे अधिकार की रक्षा के लिए कोई नहीं है? तो है भैया। तो आपके लिए जो इन्फोर्समेंट है वो इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्टर्स आएंगे सर्वे के लिए, वो सारी चीजें देखेंगे आपको टाइम से पेमेंट मिल रही है, कि आपके ऊपर कभी फाइन लगा है तो कितना लगा है, वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कंपनी के चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप इंस्पेक्टर की न्याय से संतुष्ट नहीं होते हो, तो आप अपील कर सकते हो भैया। कहां पर? कैन बी फाइल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपकी फाइल की जा सकती है। इफ अमाउंट जो है 300 रुपए से ज्यादा है। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, जो वर्कर, जो आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉय। याद रखना एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो और 1,000 रुपए से ज्यादा तक है किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। तो एम्प्लॉयर करेगा अगर 300 रुपए तक है तो एम्प्लॉय करेगा भाई, ठीक है। तो ये भी लिमिट है, 300 रुपये और 1,000 रुपये। एम्प्लॉयर के लिए 1,000 है, और एम्प्लॉय के लिए 300। ग्रेटर देन 300 रुपये और 1,000 रुपये से ज्यादा है तो फिर एम्प्लॉयर। समझ गए? ठीक है। अपील करने की बात आ गई, आप कहाँ करोगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि यार, जैसे कहते हैं ना कि यार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत बार होता है कि यार कंपनी वाले, क्या होता है कि एक गलती कर दी, फिर दोबारा वही गलती कर देते हैं। वो गलती कर दी, अरे सर हमसे तो गलती हो गई थी, इस बार नहीं होगा, फिर दोबारा से वही गलती कर दी। अब तो बार बार गलतियां कर रहे हैं यार। तो उनके लिए पेनल्टीज क्या है? अगर मान के चलो, देखो आपने कंपनी ने अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को टाइम से सैलरी नहीं दी है, डिलेड वेजेस कर रहे हैं, या फिर अनलॉफुल डिडक्शन, जैसे मैंने आपको बोला था 50% से ज्यादा डिडक्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फाइन लगेगा अप टू 7,500। समझ गए? रिपीट ऑफेंस, जो गलती उन्होंने पहले की वही फिर से कर रहे हैं, तो इम्प्रीजनमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने की जेल, और फाइन लगेगा 10,000 तक, ठीक है। फेलर टू मेंटेन रिकॉर्ड, जैसे आपने देखा होगा कि यार अपने कंपनी में काम किया होगा या कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो वहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कि यार ये चीजें ऐसी हैं, ये वो है,
ये हमारी लेबर है, ये वर्कर है, पेमेंट से मंथली सैलरी कितनी मिल रही है, किसी को डिडक्शन है, किसी का कुछ है। तो जो रिकॉर्ड्स अगर आप मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं तो आपको फाइन लगेगा 7,500। तो सीधी सी बात है, अगर डिलेड पेमेंट है, अनलॉफुल डिडक्शन है, या फिर मेंटेन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 7,500। रिपीट ऑफेंस के लिए 10,000 या फिर 6 महीने की जेल। समझ गए? तो यहां पर आपका ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 है वो यहां पर होता है भैया खत्म। समझ गए? ओके सर। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनिमम जो वेजेज एक्ट है 1948, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसको रिवाइज कीजिए जैसा भी है। देखो, अब यहां पर एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? हम लोग यहां से कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं आपको अगर बताऊं तो हम लोग बात कर सकते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूं वेजेस की, मैंने बात कर लिया आपको, जो अपने को प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वेजेस में क्या बोला था मैंने आपको? बेसिक पे हो गया, ठीक है, डी हो गया और आर ए हो गया, ये तीन चीज वेजेस में आती है। समझ गए? उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो डिडक्शन है वो कितना कर सकते हैं। जनरल जो है 50%, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 75%। ठीक है? फाइन मैक्सिमम 3%, और जो रिकवर किया जाएगा कितने में? 60 डेज में। ओके, ठीक है। परमिशन डिडक्शन हो गया, फाइन हो गया। अपील, अपील कहां कर सकते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें भी अगर 300 रुपये तक मामला है तो एम्प्लॉय करेगा, और 1,000 रुपये से ऊपर का मामला है तो एम्प्लॉयर। पेनल्टी, पेनल्टी की बात की जा रही है तो पेनल्टी कितनी होगी? 7,500। ठीक है? अगर रिपीट कर रहे हो ऑफेंस को तो वो होगी 6 महीने की जेल प्लस 10,000। ठीक है? 10,000 रुपये। ओके। और या फिर आप कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो, या फिर मतलब टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो 7,500 रुपये। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है वो बता दिया। एप्लीकेबल होगा कहाँ पर? जो एप्लीकेबिलिटी है वो होगा जिसकी सैलरी 24,000 रुपये तक है या उससे कम है। तो यही है भैया, ये जो एक पेज है ना, ये है पूरा इसका कहानी का क्रक्स, जो भाई आएगा एग्जाम में। वो आपके फाइन के बारे में पूछ सकता है, वो डिडक्शन के बारे में पूछ सकता है, वो वेज से रिलेटेड। और ये जो दिखाया हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन इससे आए हुए हैं भाई लास्ट ईयर में। ठीक है? तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इसको एक बार भाई पढ़ लेना। ठीक है? अच्छे से नोट्स बना लेना, अपने शॉर्ट्स नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।